हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहली बात तो यही है कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें मैथ्स आता है, चाहे वो टेट एग्ज़ाम हो चाहे टीजीटी का कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, तो आप क्लासेस अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। दूसरी बात, अगर आप कुछ वीडियोस अगर आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करोगे तो बहुत सारे टॉपिक्स आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। आप वहाँ से टॉपिक्स देख सकते हो, पर्टिकुलर एक प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। यूथ टाइम्स पब्लिकेशन की ये बुक है। ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। एक दो टॉपिक और भी कंप्लीट हुए हैं, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। यूपी टीजीटी करके कोई प्लेलिस्ट है, उसमें आपको मिल जाएगा। वेक्टर एनालिसिस जो हम कर रहे हैं, इसकी अलग से मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, तो सारी वीडियोस आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। और प्लीज़ अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर, कमेंट और लाइक करना मत भूलना। वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर करना। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। P इतना दिया है, Q इतना दिया है, R इतना, तीन वेक्टर्स दे रखे हैं, वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ये क्यूबिड नहीं है, क्यूबॉइड का निकालना है वॉल्यूम। क्यूबॉइड मतलब जैसे माचिस की डब्बी होती है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अगर आप निकालना चाहते हो, P Q R तीन वेक्टर्स हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालना है। लेकिन वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड यानी घनाभ का आपको आयतन निकालना है, लेकिन आयतन उसके जो क्यूबॉइड के जो तीनों साइड्स होंगे वो क्या क्या होंगे। एक तो है Q + R, दूसरा है R + P, तीसरा है P + Q। कहने का मतलब ये है, ये तीन वेक्टर्स होंगे। तो पहले हमें Q + R निकालना होगा, तो Q + R करेंगे तो नया वेक्टर आएगा। जब हम Q + R निकालेंगे तो हमारे पास जो वेक्टर आ जाएगा वो आ जाएगा Q + R क्या होगा, इसको और इसको ऐड कर देते हैं, ये हो गया 6i + 3j 0, 2k 2k 0। R + P अगर हम निकालते हैं तो R + P क्या हो जाएगा, R + P अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, -1 + 3j - 3k। और अगर हम P + Q निकालते हैं, थर्ड वेक्टर क्या है, P + Q है, P + Q मतलब इन दोनों को ऐड करते हैं तो -3i + 2j + k, ये हो जाएगा। तो तीन वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो जब भी हमें किसी भी वॉल्यूम का किसी भी क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है तो उसकी जो वैल्यू होती है ये होती है क्यूबॉइड का वॉल्यूम यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स, ठीक है। फर्स्ट वेक्टर ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है। तो क्या करना है, A.B×C आपको निकालना आता ही है। A.B×C क्या होता है भाई, B×C करोगे फिर A. इस चीज़ को आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर B×C करोगे एक वेक्टर आएगा, फिर यहाँ पर एक वेक्टर है, तो वेक्टर का वेक्टर से जैसे ही डॉट प्रोडक्ट करोगे तो एक नंबर मिलेगा, ठीक है। तो क्या कहते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आप डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हो। कैसे भला, देखो, अगर हमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है, तो फर्स्ट वेक्टर ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर थर्ड ये, डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकाल दो। किसकी डिटर्मिनेंट, 6 3 के वाला कुछ है नहीं, 6 3 0, -1 -3 -3 2 1, ठीक है। तो डायरेक्ट क्या करो, मतलब पहले B×C निकालो, जो वेक्टर आएगा उसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो, चाहे वैसे निकाल दो, वरना फर्स्ट वेक्टर को यहाँ रखो, सेकंड वेक्टर में जो नंबर्स है वो यहाँ लिख दो, थर्ड में जो नंबर्स है यहाँ लिखो। जैसे आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे, डिटर्मिनेंट कितना आएगा, 6 3 + 6 तो 36 हो जाएगा, प्लस 3 3 दूनी 6, सॉरी ये हो जाएगा 6 3 + 6 -3 तो -1 -9 फिर 0 वाला 0 ही रहेगा, ये कितना होगा, 9 6 54 प्लस 30 तो ये हो जाएगा 84। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा इसका, 84 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी A.B×C निकालना हो, फर्स्ट वेक्टर में जो नंबर्स है, सेकंड वेक्टर में जो नंबर्स है, थर्ड वेक्टर में जो नंबर्स है, यहाँ I वाला रखना है इस पूरे लाइन में, यहाँ J वाला, और यहाँ पूरे लाइन में K वाले रखने हैं, इसमें K इसमें J, ठीक है। डिटर्मिनेंट फाइंड करनी है तो आपको क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट आपको वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड निकल जाएगा, मतलब क्यूबॉइड का वॉल्यूम आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं। इसने कहा है कि ABC तीनों नॉन जीरो वेक्टर है और नॉन कोप्लेनर है, ठीक है। एक तो एक प्लेन में नहीं है और तीनों नॉन जीरो है। दूसरी बात, P जो है ये है, Q वेक्टर ये है, R वेक्टर ये है। होता क्या है, अगर हम ऐसा करें, मतलब ऐसे कह सकते हैं इसको कि B×C/BCA ये जो वेक्टर होता है वो A का रेसिप्रोकल वेक्टर होता है, और ये जो वेक्टर है C×A लिखा हुआ है तो ये B का रेसिप्रोकल वेक्टर होता है, A×B लिखा हुआ है तो ये C का रेसिप्रोकल वेक्टर होता है। तो P जो है, P वेक्टर जो है वो A का रेसिप्रोकल है, और A के रेसिप्रोकल को डैश से शो करते हैं। ये Q जो है वो R का C A तो B आएगा यहाँ पर, ये B का रेसिप्रोकल है,
और जो ये R है वो हमारा AB, तो इसमें C आएगा, ये C का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे PQR की वैल्यू, ये हो गई। दूसरी बात, ABC की वैल्यू, ABC के स्केलर प्रोडक्ट को निकालना, तो ये क्या होता है, A का रेसिप्रोकल, B का रेसिप्रोकल, C के रेसिप्रोकल, 1/ABC का स्केलर प्रोडक्ट हो, ABC का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है 1/A', B', C' का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। A', B', C' क्या है, A का रेसिप्रोकल, B का रेसिप्रोकल, C का रेसिप्रोकल। A का रेसिप्रोकल B क्रॉस C अपॉन BCA होता है। B का रेसिप्रोकल जो होता है, B का रेसिप्रोकल होता है हमारा, B का रेसिप्रोकल ये होता है, C का रेसिप्रोकल ये होता है। ठीक है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी। अब A', B', C' की जगह पे क्या रख सकते हैं, PQR, तो इसकी जगह पे आ जाएगा 1/PQR, PQR वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, या फिर इसको PQR का इन्वर्स लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू ये होगी। कौन सा ऑप्शन है, C ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 53 क्वेश्चन। 53 क्वेश्चन में कहा है कि एक लाइन हमारे पास ये है, दूसरी लाइन हमारे पास ये है, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हमने बताना है। तो पहली लाइन की जो इक्वेशन है उसमें R इक्वल टू मान दिया। जो फर्स्ट लाइन हो, जब वेक्टर फॉर्म में हम किसी भी लाइन को लिखते हैं तो वेक्टर R इज इक्वल्स टू ये, फिर वेक्टर R इज इक्वल्स टू ये, दोनों लाइन में यही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट वाली जो लाइन है वो ये दे रखी थी, तो मैंने क्या किया, I और I, तो 7 + 2k1 I लिख सकते हैं, 7 + 2k1 इंटू में I, J और J, 3 इंटू k1 होगा, यहाँ पे 10, 10 + 3k1j और 13 + k1 इंटू 4 और k। ठीक, तो वेक्टर R हमारा ये हो गया। इसी तरीके से हमने इस वाले को भी सॉल्व किया। वेक्टर R हमारा ये, फर्स्ट लाइन ये, सेकंड लाइन ये, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होनी चाहिए, मतलब ये और ये बराबर होगा। तो जब इसको और इसको बराबर रखोगे तो I का कोफिशिएंट जो यहाँ है और I का कोफिशिएंट जो यहाँ है ये बराबर होंगे। ऐसे ही J के कोफिशिएंट को बराबर कर देना, ऐसे ही कोफिशिएंट तो नहीं बोलेंगे, K के साथ में जो ये है और ये है बराबर होंगे। ठीक है, तभी तो बराबर होगा भाई, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर होगी। I के साथ जो है, I के साथ जो है ये बराबर, और J के साथ जो है, J के साथ जो है वो बराबर, K के साथ जो है, K के साथ जो है वो बराबर होना चाहिए। तो वही हमने किया, I का इधर वाला और इधर वाला रखा, ये और ये आपस में बराबर, ये और ये आपस में बराबर। जब इन दोनों को बराबर रखते हैं तो k1 - k2 इक्वल टू ये एक इक्वेशन आती है। जब इसको और इसको बराबर रखते हैं सेकंड इक्वेशन आती है। जब इसको और इसको बराबर रखते हैं थर्ड इक्वेशन आती है। तो हमने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व किया, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया। सॉल्व करना आपको आता होगा, तो वहाँ से k1 की वैल्यू निकाली, k1 की वैल्यू हमने फिर इस इक्वेशन में रख दी, तो वहाँ से k2 की वैल्यू आई। अब देखना है कि ये जो k1 और k2 की वैल्यू -3 और -2 आई है, ये जो थर्ड इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई भी करती है या नहीं करती है। तो k1 और k2 की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी, k1 और k2 की वैल्यू हमने -3 -2 रखा। जैसे ही हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया तो -6 ही हमें मिल गया। कितना मिला, -6 ही मिल गया। इसका मतलब है कि फर्स्ट 3 इक्वेशन थी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये इन दोनों को सॉल्व करने के बाद k1 k2 की वैल्यू निकालने के बाद अगर वो थर्ड को सेटिस्फाई करती है, इसका मतलब यहाँ पर आप k1 k2 की वैल्यू रख सकते हो। तो हमें क्या निकालना था, वो पॉइंट निकालना था जो इन दोनों लाइन का, मतलब एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये, तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना था। यानी k1 k2 की वैल्यू चाहे तो आप इस लाइन में रखो चाहे इस लाइन में रखो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो k1 की वैल्यू जैसे ही आप इसमें रखोगे तो क्या आएगा, k1 की वैल्यू -3 है, -3 यहाँ रखते ही आपको I मिलेगा सिर्फ, प्लस k1 की वैल्यू कितनी है, -3 यहाँ रखोगे तो फिर j मिलेगा। k1 की वैल्यू -3 है, -3 यहाँ रखते ही 13 - 12 हो जाएगा तो k। तो ये जो मिला है, तो अब हमें मिल गया वेक्टर R = I + J + K। तो ये वो वेक्टर है जो दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट है। ये वो वेक्टर है जो दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसमें फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें क्या होता है, जब हमारे पास वेक्टर लाइन होती है, फर्स्ट वेक्टर लाइन ये दे रखी है, सेकंड वेक्टर लाइन ये दे रखी है, वेक्टर फॉर्म क्या होती है, वेक्टर I = वेक्टर A + लैम्डा वेक्टर B। ठीक, फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, तो इसको और इसको बराबर कर दो, चाहे I J K यहाँ पे अलग कर दो, I J K यहाँ पे अलग करो, दोनों लाइन में अलग अलग किया। फिर वेक्टर जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। ठीक है, तो जब आप ये वाली चीज़, ये और ये ऐसे बराबर करोगे तो 3 इक्वेशन बनेगी। 2 को सॉल्व करो, 2 को सॉल्व करने के बाद k1 k2 की वैल्यू आएगी। फिर चेक करके देख लो, थर्ड वाली इक्वेशन में रखने के बाद सेटिस्फाई करती है तो ठीक है, नहीं सेटिस्फाई करती तो क्वेश्चन ही गलत हो गया, फिर कुछ नहीं कर सकते, फिर हमें कोई पॉइंट नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो k1 k2 की जब हमने वैल्यू निकाली, थर्ड वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दी, तो वो k1 की वैल्यू और k2 की वैल्यू, चाहे तो k1 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख दो, चाहे k2 की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में रख दो, क्योंकि इसमें k1 रख सकते हो, इसमें k2 रख सकते हो। तो जैसे k1 की वैल्यू इसमें रखोगे तो आपको यही पॉइंट मिल जाएगा। अगर आप k2 की वैल्यू इसमें रखोगे तो भी आपको यही पॉइंट मिलेगा। मतलब दोनों लाइंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो तो सेम ही होगा ना। दोनों लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो क्या है, I + J + K है। तो हमारा आंसर इसका A हो जाएगा। तो जब भी वेक्टर फॉर्म में 2 लाइन दी हुई हो, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना हो तो आपको यही मेथड यूज़ करना होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसने कहा है कि ए और बी नॉन कोलीनियर है। नॉन कोलीनियर मतलब दोनों जो है एक लाइन में नहीं है। वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों एक लाइन में नहीं है, ठीक। तो कहा है कि एक्स और वाई स्केलर है, एक्स और वाई जो है कोई नंबर है, 1 2 3 4 कुछ भी नंबर मान लो, एक्स वाई जो है कोई नंबर है, तो ये कंडीशन है। तो उसने कहा है एक्स इंटू वैक्टर ए प्लस वाई इंटू वैक्टर बी इक्वल टू 1 है, सॉरी इक्वल टू 0 है, ठीक है। और ए और बी जो है एक लाइन में नहीं है, तो क्या होगा, एक्स और वाई की क्या वैल्यू हो सकती है। तो जब हम यहाँ से एक्स इंटू वैक्टर ए प्लस सॉरी इक्वल टू वाई इंटू वैक्टर बी ऐसे लिख सकते हैं, माइनस वाई इंटू वैक्टर बी, और वैक्टर ए इक्वल टू हो जाएगा माइनस वाई अपॉन एक्स वैक्टर बी। वाई भी नंबर है, एक्स भी नंबर है, तो माइनस वाई अपॉन एक्स भी नंबर आ जाएगा, तो वैक्टर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वैक्टर बी। और माइनस वाई अपॉन एक्स अगेन कोई ना कोई एक नंबर ही है, तो इसको कुछ भी मान लो, आप इसे के लिख लो, तो वैक्टर ए इक्वल टू के वैक्टर बी। तो इसका मतलब है कि वेक्टर ए और बी तो कोलिनियर हो गए, और उसने कहा था कि नॉन कोलिनियर, और अगर ऐसी फॉर्म बनती है तो इसका मतलब वो क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, ठीक है। अगर ऐसी फॉर्म बनती है तो उसका मतलब वो क्या होंगे, कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या है, मैंने लिखा आई प्लस जे प्लस के। अब इसके कोलिनियर मुझे कोई सा भी वेक्टर बनाना है, इसमें उठा करके किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 3 -1 -2 किसी भी नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो नया वेक्टर बनेगा, ये वेक्टर तो मान लो ये हो गया, तो जो नया वेक्टर बनेगा वो इसी लाइन में बनेगा, चाहे इधर जाए चाहे इधर जाए, प्लस माइनस सिर्फ डायरेक्शन दिखाएगा, ठीक है। तो अगर किसी भी वेक्टर में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो उसी लाइन में बनता है, तो इसका मतलब ए और बी तो कोलिनियर हो गए। तो ए और बी कोलिनियर हो जाते हैं अगर ये कंडीशन है। उसने कहा था नॉन कोलिनियर है, और हमारे पास क्या है, कोलिनियर। तो क्या कहते हैं, इसको नॉन कोलिनियर बनाए रखने के लिए एक ही ऑप्शन बचता है कि एक्स और वाई दोनों ही 0 कर दो। एक्स और वाई क्या कर दो, दोनों ही 0 करो, तभी ये क्या होगा, कोलिनियर होगा। क्योंकि अगर 1 1 रखोगे, अगर एक्स और वाई की वैल्यू 1 1 रखते हो, 1 1 रखते हो, तो वेक्टर ए इक्वल टू माइनस वेक्टर बी, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि ए और बी जो है वो एक लाइन में है ही नहीं, और अगर ऐसे बनाते हो तो एक इधर जा रहा है एक इधर, बट है एक ही लाइन में फिर, ठीक है। तो 1 1 तो हो नहीं सकता, और नॉन जीरो दोनों नहीं हो सकते हैं, क्योंकि दोनों नॉन जीरो हो गए तब भी वो कोलिनियर ही आएगा। एक एक्स की वैल्यू 0 नहीं रख सकते, क्योंकि एक्स अगर 0 रख दिया तो फिर ये बनेगा ही नहीं, है ना। तो यानी एक्स और वाई दोनों 0 होंगे, ये कोलिनियर नहीं हो सकते, सिर्फ तभी जब एक्स और वाई दोनों ही 0 होंगे, सिर्फ उसी केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है, तीनों वेक्टर्स नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, ये चीज़ दे रखी है और ये चीज़ दे रखी है, इसे सॉल्व करके बताना है कौन सी कंडीशन फॉलो होगी। तो देखो, पहली बात तो ए क्रॉस बी डॉट प्रोडक्ट सी के साथ, तो जब आप दो ए क्रॉस बी भी वेक्टर आएगा, सी भी वेक्टर आएगा, ठीक है। दोनों का अगर आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो एक नंबर मिलेगा। कहने का मतलब ये है ए क्रॉस बी डॉट प्रोडक्ट सी के साथ, और निकालना बाद डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये तो एक नंबर ही आएगा ना। तो इसका मतलब है इसका मैग्नीट्यूड अलग कर दो और सी का मैग्नीट्यूड अलग कर दो, ठीक है। इक्वल टू है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सी। ए क्रॉस बी का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और साइन थीटा, और मैग्नीट्यूड ऑफ सी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और मैग्नीट्यूड ऑफ सी, ठीक है। अब इसे अगर माइनस करके इधर लिख दिया और 0 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ ए को मैं सिर्फ ए लिख रही हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ बी को बी लिखा, मैग्नीट्यूड ऑफ सी को सी लिखा, तो यहाँ से आता है साइन थीटा -1 इक्वल टू 0। अब ये तीनों चीज़ तो 0 हो नहीं सकती, जब वेक्टर ही 0 नहीं है तो उनका मैग्नीट्यूड भी 0 नहीं हो सकता कभी भी। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 आता है, और साइन थीटा इक्वल टू 1 तभी हो सकता है जब थीटा इक्वल टू 90 होता है। तो थीटा इक्वल टू 90 कब होता है, थीटा इक्वल टू 90 का मतलब है जब वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। जब वेक्टर्स जो होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं तभी क्या होता है, थीटा 90 होता है, ठीक। तो जब वेक्टर्स, एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी निकालोगे तो ए बी कॉस थीटा आएगा, ए बी कॉस 90 आएगा, थीटा की जगह 90। ए डॉट बी निकाला है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, थीटा मतलब जो दोनों के बीच में बना हुआ एंगल है, तो थीटा यहाँ से 90 है, यहाँ रखोगे कॉस 90 0 तो 0 तो ए डॉट बी 0 आ जाता है उस केस में। फिर बी डॉट सी निकालोगे वो भी 0 आएगा, सी डॉट ए निकालोगे वो भी 0 आएगा, क्योंकि हर बार जो एंगल है वो 90 ही है। तो यानी हम कह सकते हैं ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए तीनों ही 0 होंगे। इसमें दो करके 0 दे रखा है ए बी सी ऑप्शन में, डी ऑप्शन में सब कुछ 0 दे रखा है कि ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए तीनों 0 होंगे। अगर थीटा हमारा 90 होता है तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, ए बी सी 3 वेक्टर्स हैं, तीनों कोप्लेनर है, समतलीय है, मतलब एक ही प्लेन में। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए हमें निकालना था, यानी ए प्लस बी, ए बी वैक्टर को ऐड करो, बी सी को ऐड करो, सी ए को ऐड करो, देन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमने निकालना है। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन जो कि नोट्स में ही है ऑलरेडी, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए का हमें क्या निकालना था, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना था। तो हमने क्या किया, ए प्लस बी डॉट प्रोडक्ट बी प्लस सी और सी प्लस ए का क्रॉस प्रोडक्ट। इन दोनों का जैसे ही हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो बी क्रॉस सी, बी क्रॉस ए
ठीक, प्लस सी क्रॉस सी, सी क्रॉस सी, सी क्रॉस सी 0 होता है क्योंकि सेम वेक्टर का सेम के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। ठीक है, ये लिखा हुआ है साइड में, ये आ गया। ठीक, ए प्लस बी डॉट ये, अब ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस ए डॉट सी क्रॉस ए, बी डॉट बी क्रॉस सी, बी डॉट बी क्रॉस ए, बी डॉट सी क्रॉस ए, ये सब हमने लिख दिया। इन तीनों में तीनों अलग अलग है तो ये तो ए बी सी हो गया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया ए बी सी का। ए बी ए, जब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कोई भी दो सेम हो जाएंगे तो 0, कोई भी दो सेम 0, कोई भी दो सेम 0, कोई भी दो सेम 0, कोई भी, इसमें तीनों अलग अलग हैं। बी डॉट सी क्रॉस ए, तो बी के बाद सी आता है, सी के बाद ए आता है, ए के बाद वापस बी आता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ए बी सी के ही बराबर है। तो ये बी सी ए लिख दो, चाहे इसे ए बी सी लिख दो, ए बी सी प्लस ए बी सी 2ABC हो जाता है। इसका मेरे पास नोट्स में सॉल्यूशन था, मैंने वहीं से करा दिया। तो आंसर हमारा इसका ए ऑप्शन 2ABC हो जाएगा। ठीक है, उसने कहा है, एक मिनट, जो वैल्यू आई है वो 2ABC आई है और कहा है उसने कोप्लेनर है। सॉरी, अगर हम इसको सिर्फ सॉल्व करके देखो, ये गलती आप भी एग्जाम में कर सकते हो, ये जो गलती है आप भी एग्जाम में कर सकते हो। अगर इसमें सिर्फ a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए ही हमसे पूछा जाता, मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही अगर हमसे इसमें पूछा जाता तो हम आंसर ये करते। लेकिन उसने कहा है कि ए बी सी तीनों कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, ये हिंदी में लिखा हुआ है ना, तो मैंने बोला तो लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया ढंग से। तो ए बी सी जो है कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, समतलीय हैं। तो जब तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर होते हैं तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी ए बी सी की जो वैल्यू होती है वो तो 0 होती है, तो 2 × 0 आंसर आएगा हमारा 0। वरना गलती से ये टिक कर सकते हो जल्दी में, आंसर क्या आएगा इसका, फाइनल आंसर इसका 0 होगा क्योंकि तीनों कोप्लेनर है और कोप्लेनर मतलब ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा। तो फाइनल इसको सॉल्व करने के बाद ये आया था, फिर ये वाली प्रॉपर्टी जैसे समतलीय या कोप्लेनर वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा तो फाइनल आंसर डी ऑप्शन होगा। तो आंसर हमारा इसका 0 ऑप्शन 0 हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अब वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी है, तीन वेक्टर्स हैं सेम लेंथ के मतलब तीनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। इसका मैग्नीट्यूड √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी √2, इसका मैग्नीट्यूड √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ऐसे ही हम वेक्टर सी जो है उसने खुद वेक्टर सी की वैल्यू तो नहीं दी है IJK की फॉर्म में, लेकिन कहा है कि इसकी लेंथ भी इतनी ही है जितनी इनकी है, मतलब सी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी √2 ही होगा। ठीक है, इक्वली इंक्लाइन टू ईच अदर, ए बी के बीच में भी सेम एंगल है, बी सी के बीच में भी सेम एंगल है, सी ए के बीच में भी सेम एंगल है। तो डायरेक्शन रेशोज वेक्टर सी हमें बताना है, तो वेक्टर सी के हमें डायरेक्शन रेशोज बताने हैं। तो हम क्या करेंगे, तो हमने क्या मान लिया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी तो बराबर है √2, क्योंकि इन दोनों के मैग्नीट्यूड √2 है तो इसका भी उतना ही होगा। और उसने कहा है कि सेम लेंथ है, सेम लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड उनका। ठीक है, अब उसने कहा है इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब किन्हीं भी दो के बीच का एंगल निकालते हो तो थीटा मान लिया, किन्हीं भी दो के बीच का, ए बी हो चाहे बी सी हो चाहे सी हो। वेक्टर सी को हमने मान लिया xi प्लस वाई जे प्लस z के। उसने कहा है कि सी वेक्टर के डायरेक्शन रेशोज बताओ। डायरेक्शन रेशो का मतलब है XYZ, डायरेक्शन रेशो मतलब XYZ की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, तो उसने हमें ऑप्शंस क्या दिए, ये ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो सीधी बात है, सी जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड भी कितना ही आना चाहिए, √2 ही आना चाहिए। तो सी का जो मैग्नीट्यूड है √2 कब आएगा, अगर आप सी के लिए ये मान लेते हो, सी के डायरेक्शन रेशोज 1 2 -3 मानते हो, तो सी के अगर डायरेक्शन रेशोज 1 2 -3 तो यहाँ 1 रखोगे, यहाँ 2 रखोगे, यहाँ पे -3 रखोगे, तो जब इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस -3 का स्क्वायर 9, तो ये तो √2 नहीं आएगा। अगर XYZ यानी डायरेक्शन रेशोज -1 2 -1 मानते हो तो XYZ की वैल्यू ये रखते हो और मैग्नीट्यूड निकालोगे तो यहाँ से भी आपको √2 नहीं मिलेगा, इससे करोगे तो √2 नहीं मिलेगा, लेकिन इससे करते हो तो √2 मिल जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू तो -1 रख दो, y की 0 है, z की 1 है, तो -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और 0 का स्क्वायर 0, तो 1 + 1 2 हो गया, √ करेंगे तो आंसर कितना आएगा, √2 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बस इतना चेक करना था, कुछ भी नहीं करना था, थीटा वीटा किसी से कोई मतलब नहीं था। सी इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर था, तो सी का मैग्नीट्यूड भी √2 आएगा। और सी के डायरेक्शन रेशोज बताने, तो सी हमने मान लिया ये, तो यानी XYZ इन तीनों में से ये हो सकता है, XYZ ये हो सकता है, XYZ ये हो सकता है, XYZ ये हो सकता है, लेकिन जब आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो √2 आना चाहिए। तो इसका सबके मैग्नीट्यूड निकाल के देख लो, आपको पता होना चाहिए मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, √1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, और सबको ऐड करना है। ठीक है, तो जब आप ये करते हो तो वहाँ से √2 सिर्फ डी ऑप्शन से ही आता है, तो डी ऑप्शन ही हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना ही चेक करना है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ द सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स इज़ अ यूनिट वेक्टर, कहने का मतलब ये है
कि एक वेक्टर है बी ए, दूसरा वेक्टर है बी, इनका अगर सम कर दिया जाए, सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स, ये जो वेक्टर ए है ये भी यूनिट वेक्टर है और जो वेक्टर बी है वो भी यूनिट वेक्टर है, तो उनका मतलब ये हो गया। और उन दोनों वेक्टर्स का अगर सम करते हैं तो ये भी यूनिट वेक्टर आता है, मतलब अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड भी 1 होगा, इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, 1 होगा। एंगल बिटवीन दैम, ये दैन नहीं है दैम, तो उनके बीच का एंगल बताना है, ए और बी के बीच का एंगल बताना है। तो ए डॉट बी कर दो, ए डॉट बी करोगे तो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। ठीक, अब क्या करते हैं हम, इसका मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, एक मिनट, हाँ, ए डॉट बी करना है हमें ए डॉट बी की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, तो ए डॉट बी इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, ये तो पता चल गया ए डॉट बी कॉस थीटा होगा, लेकिन इसकी वैल्यू पता होगी तभी तो थीटा निकालेंगे। ये पता है 1, अगर ये पता है 1 तो दोनों साइड स्क्वायर कर दो, जैसे ही दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो ये आएगा। इसका मतलब होता है ए प्लस बी डॉट प्रोडक्ट, ए और बी वैक्टर है, उनके ऊपर मैं ऐसे बना नहीं रही हूँ, इक्वल टू 1 ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी इक्वल टू 1। ए डॉट ए मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, ए डॉट बी डॉट ए 2 ए डॉट बी हो गया, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, बी डॉट बी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इसका मतलब 1 है, प्लस 2 ए डॉट बी प्लस इसका मतलब भी 1 है इक्वल टू 1। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहाँ से ए डॉट बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी, यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो ए डॉट बी की जो वैल्यू निकालोगे -1/2 आ जाएगी। तो ए डॉट बी की वैल्यू यहाँ पे रख दो इस वाली इक्वेशन में, -1/2 इक्वल टू में कॉस थीटा। तो कॉस थीटा जो होता है किस किस में नेगेटिव होता है, इसमें पॉजिटिव होता है, इसमें नेगेटिव होगा, इसमें नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव होता है। तो 180 माइनस करो, तो जैसे आप इसे लिखोगे माइनस कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, माइनस कॉस थीटा की वैल्यू होती है कॉस π/3 पर, देखो -1, देखो हमने क्या किया, माइनस तो माइनस लिखा, 1/2 को कॉस π/3 लिखा और इक्वल टू में कॉस थीटा। ठीक है, माइनस है तो माइनस इसमें होता है या इसमें होता है, ऊपर वाले में लिख लेते हैं, जो शुरुआत में पढ़ रहा है उसको लिखते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला बताना होता है क्योंकि एक ही वैल्यू उसने ऑप्शन में दे रखी है, तो उसे लिखेंगे हम कॉस पाई माइनस π/3। देख लो उल्टा चेक करके कि पाई माइनस π/3, पाई की वजह से कॉस का कॉस ही रहा, पाई माइनस π/3 इस वाले में पड़ता है, इसमें पड़ता है, इसमें कॉस नेगेटिव होता है, ये कॉस नेगेटिव है तो यहाँ माइनस, यानी इसका फॉर्मूला यही बन रहा है, इक्वल टू कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई माइनस π/3 या फिर 2π/3। तो आंसर हमारा हो जाएगा थीटा की वैल्यू 2π/3। क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 2π/3, यानी डी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 59 देखते हैं। इफ़ वेक्टर्स ए एंड बी एंड सी आर कोप्लेनर, अगर ये तीनों कोप्लेनर हैं तो सिंपल सी बात है, जब तीनों वेक्टर्स हमारे कोप्लेनर होते हैं तो फर्स्ट वेक्टर में आई जे के लिख दिया, सेकंड वेक्टर में आई जे के लिख दिया, थर्ड वेक्टर में आई जे के लिख दिया, और ये चीज़ 0 होती है। जब तीन वेक्टर कोप्लेनर होते हैं तो तीनों में आई जे के साथ जो है उन्हें ऐसे ही लिखा, आई वाला यहाँ पर, जे वाला यहाँ पर, के वाला यहाँ पर रखा, इसको 0 रखना है। डिटर्मिनेंट आप खुद फाइंड कर सकते हो, डिटर्मिनेंट जैसे आप फाइंड करोगे तो अल्फा की वैल्यू आपको खुद पता चल जाएगी जो भी होगी। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं नहीं करा रही हूँ क्योंकि कुछ नहीं करना, जब कोप्लेनर होते हैं तो यही काम करना होता है। सेम क्वेश्चन ये है, सेम क्वेश्चन ये भी है, ये भी आप खुद ही करोगे। इफ़ द वेक्टर्स, ये फर्स्ट वेक्टर, ये सेकंड वेक्टर और ये थर्ड वेक्टर, इसमें एक्स लिखा हुआ है, तीनों कोप्लेनर है तो वैल्यू ऑफ एक्स बताना। अगर ये कोप्लेनर है 1 3 -2 2 -1 4 3 2 एक्स, डिटर्मिनेंट बनानी है इसी तरीके से और 0 रखना है और एक्स की वैल्यू आपको फाइंड कर रखी है, दे रखा, सॉल्यूशन खुद कर सकते हो। ठीक है, चेक कर लेना इसको खुद ही, मतलब आंसर सही है या नहीं है इसमें देख लेना, कुछ नहीं है, कोप्लेनर में आपको यही काम करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन दैट ए और बी दो वेक्टर्स हैं और जो कि यूनिट वेक्टर हैं। अगर ए और बी यूनिट वेक्टर हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या हो जाएगा हमारा 1। इफ़ वेक्टर्स पी, अब जो वेक्टर पी है वो कैसे बनाया है, 3a - 5b करके, और वेक्टर क्यू जो है वो कैसे बनाया है, ए और बी को ऐड कर दिया। ये वेक्टर और ये वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो दोनों के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल है तो पी डॉट क्यू निकालेंगे, वो 0 आएगा। जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके बीच में एंगल 90 होता है और उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। तो इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो 3a - 5b a + b ये निकालते हैं, ये तीर मैं इसके ऊपर नहीं बना रही हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट करेंगे 0 आएगा, 3a.a, तो 3a.a क्या हो जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, तो डायरेक्ट इंटू 1।
या फिर ऐसे ही कर लो 3a डॉट ए प्लस 3a डॉट बी माइनस 5b डॉट ए माइनस 5b डॉट बी इक्वल टू में क्या है 0। a डॉट ए मैग्नीट्यूड ऑफ a होता है तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर, a डॉट ए मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर होता है तो इसकी वैल्यू तो मैग्नीट्यूड ऑफ a 1 था तो 1 रख दिया, प्लस इसको सॉल्व करोगे तो माइनस 2a डॉट बी आएगा माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b डॉट बी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ b 1 है तो इसकी वैल्यू 1 ही हो जाएगी, 5 आ गया इक्वल टू 0। ये और ये कितना हुआ -2 a डॉट बी इक्वल टू 2, तो 2 से 2 कैंसिल, a डॉट बी कितना हो जाता है 0, सॉरी 1 आएगा 1, और वो भी कैसा -1। a डॉट बी का मतलब है ए बी कॉस थीटा इक्वल टू 1, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी ये दोनों 1 है तो कॉस थीटा की वैल्यू -1 आती है, थीटा हो जाएगा पाई, जब थीटा की वैल्यू पाई होती है तब कॉस थीटा की वैल्यू -1 होती है। तो यहाँ पर जो है ए वेक्टर ए और वेक्टर थीटा क्या आया है पाई यानी 180। अगर एक वेक्टर इधर ए जा रहा है दूसरा वेक्टर बी इधर जा रहा है तो दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल है। मतलब कहने का ये है जब दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तब उनके बीच का एंगल पाई होता है। एक इधर जा रहा है दूसरा इधर जा रहा है, बीच में पॉइंट ये है, तब दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल होता है। तो दोनों वेक्टर्स जब अपोजिट होते हैं तब उनके बीच में पाई या फिर 180 डिग्री का एंगल बनता है।